सोलर, उसके बाद पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग, इस प्रकार के प्रावधान, रिन्यूएबल एनर्जी को ओपन एक्सेस, इसमें भी सेल परचेज करने का प्रावधान रखा गया है। को लोकेटेड स्टोरेज अर्थात जहां जनरेशन होगी उसके निकट ही स्टोरेज के प्रावधान, चाहे बैटरी स्टोरेज के हों अथवा पंप स्टोरेज के हों, उनको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा गया है। और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज एग्रीगेटर को बेहतर रिन्यूएबल एनर्जी का फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा एनवायरनमेंट के ऊपर निर्भर करता है और एनवायरनमेंट की फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग एक बहुत इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसलिए ये पॉलिसी अपने सभी आयामों को ध्यान में रख करके बनाई गई है और इस पॉलिसी में नए प्रकार की टेक्नोलॉजी जैसे फ्लोटिंग सोलर, एग्री फोटोवोल्टिक सॉल्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसमिशन ऑप्टिमाइज डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है। अर्थात सोलर एनर्जी को अधिक से अधिक उपयोग हम कैसे कर सके, इसका भी इसमें प्रावधान रखा गया है। वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी को मैनेज करने, ग्रिड स्टेबिलिटी, क्योंकि ग्रिड स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इसमें आता है, क्योंकि ये डे टाइम में ही, यानी सोलर एनर्जी डे टाइम में ही मिलेगा और ग्रिड की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हमको उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। उसको सुधारने के लिए, पीक डेफिसिट्स को कम करने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बैटरी स्टोरेज सिस्टम, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, इनको लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी, बैटरी कंपोनेंट को भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अब से पहले बैटरी के कंपोनेंट ये सभी इंपोर्ट करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब क्योंकि हमें अपने मेक इन इंडिया के आधार पर और सभी प्रोडक्ट को हम जो डोमेस्टिक मार्केट बेस्ड प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म को इसको बढ़ावा दे रहे हैं। मान्यवर स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये ड्राफ्ट जो पॉलिसी बनाई गई है, जिसको सर्कुलेट किया गया था और सभी जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स थे सबका कंसल्टेशन कर लिया गया है। अब ये फाइनलाइज करने के राह पर है और इसके अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट, इसके बारे में पूछा गया। डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर या DSO फ्रेमवर्क ये भी बनाया गया है। डिमांड साइड मैनेजमेंट, क्योंकि डिमांड साइड मैनेजमेंट और सप्लाई साइड मैनेजमेंट दोनों का ध्यान रखेंगे तभी हम रेगुलर पावर की सप्लाई हम कर पाएंगे। और ऐसे ही डिमांड का रिस्पॉन्स क्या है, स्मार्ट EV चार्जिंग, क्योंकि आगे आगे अब हमारी जो डिमांड है, चाहे डाटा सेंटर्स हो अथवा EV चार्जिंग हो, AI का जो इस्तेमाल हो, इससे एनर्जी की डिमांड ये हमारी बढ़ने वाली है। इसलिए GIS बेस्ड एसेट मैपिंग और डिजिटल ट्विन, इसी प्रकार टाइम ऑफ यूज टैरिफ, यानी टाइम ऑफ यूज में जिस समय हमारे पास सोलर पावर ज़्यादा है उस समय उसका यूज ज़्यादा बढ़े, जब हमारे पास पावर की कमी है उस समय डिमांड उसकी शिफ्ट की जाए, तो टाइम ऑफ यूज टैरिफ को भी इसका प्रोत्साहन देने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि नई टेक्नोलॉजी का भी इसमें उपयोग किया जा सके। मान्यवर डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी, क्योंकि आज पावर डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा अगर कोई कठिन बात है वो डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी एक कंसर्न है। सभी डिस्कॉम्स ये लगभग घाटे में जा रही हैं और टोटल देश भर के डिस्कॉम्स का जो घाटा है इस समय लगभग 6,85,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक डिस्कॉम्स घाटे में चलेंगे तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इसलिए मल्टी ईयर टैरिफ फ्रेमवर्क ये जो होता है उसके तहत टाइमली कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ ये कैसे बनाया जाए, इसमें इसका यानी हमें उपयोग करना है। पावर परचेज कॉस्ट और ऑटोमेटिक पास थ्रू, जितनी कॉस्ट आएगी उसको पास थ्रू कैसे करेंगे, ये अभी तक ऑटोमेटिक नहीं था, इसको समझौते के तहत किया जाता था, लेकिन ऑटोमेटिक टैरिफ के अंदर उसका जो है कैसे पास थ्रू हो। हमारे AT&C लॉसेज एक समय था 2014 में जब 30% से भी ऊपर था, अभी देश भर का जो AT&C लॉसेज है वो लगभग 15% है, काफ़ी कम आया है, लेकिन इसको और भी हमको इसको कम करना है, वो भी इस पॉलिसी के अंदर दर्शाया गया है। कैसे लॉस रिडक्शन हो, कैसे हमारा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कोई प्लांट परफॉर्मेंस अच्छा करता है
उसको कैसे इंसेंटिव दिया जाए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार गवर्नेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो, क्योंकि कॉस्ट को कम करने के लिए कई तरीके होंगे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो, ये पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट और सब्सिडी बर्डन इसको कम करने के लिए स्टोरेज के साथ साथ एग्रीकल्चर फीडर के सोलराशन को भी प्रभावित करती है। तो हमने 3 प्रकार के और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा बीमा योजना ने पीएम कुसुम की 3 योजनाएं बनाई गई हैं। पहली योजना उसके अंदर जिसको कंपोनेंट ए कहेंगे, वो 2 मेगावाट तक ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर सिस्टम इसके ऊपर डाला जाएगा, और चाहे वो कोई भी जमीन हो, कल्टीवेबल हो अथवा बैरन हो, इसमें पावर को बना सकते हैं, पावर को ग्रिड से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी को दे नहीं सकते हैं। एक योजना उसमें कंपोनेंट बी है, जिसके अंदर हम ऑफ ग्रिड इस प्रकार के कनेक्शन देते हैं, ना पावर ली जा सकती ना दी जा सकती है, केवल किसान अपने उपयोग के लिए उस सोलर पावर का उपयोग कर सकता है। और कंपोनेंट सी, इसमें एक्स्ट्रा पावर यदि बनती है तो ग्रिड में डाल करके किसान जो अपनी इनकम भी कर सकता है। अगर किसान को अपनी फसल के इनकम के साथ साथ ऊर्जा दाता बन करके और ऊर्जा की इनकम अपने साथ जोड़नी है, तो किसान को एक बहुत बड़ा लाभ इसमें होने वाला है। तो मान्यवर, ऐसे ही जो हमारे डाटा सेंटर्स हैं वो लगातार इसमें बढ़ रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के नाते से स्मार्ट मीटर का प्रावधान इसमें किया गया है, और स्मार्ट मीटर में भी ऑप्शनली ये भी कहा कि पोस्ट पेड किस प्रकार से लागू किया जाए। तो पोस्ट पेड के हिसाब से भी हमने सबसे पहले गवर्नमेंट मीटर्स और उनको लागू किया है कि वो पोस्ट पेड पर आए, बाकी सबको ऐच्छिक रखा गया है। कोई आएगा तो अच्छा है, स्टेट्स इसके लिए इंसेंटिव की स्कीम बना रहे हैं। इसी प्रकार से तेलंगाना का जहाँ तक विषय है, तेलंगाना पीएम कुसुम के टोटल 1797 मेगावाट में से 84 मेगावाट अभी उन्होंने कंपोनेंट ए में उपयोग किया है। तो ये तेलंगाना के नाते से इस प्रश्न का जैसे मैंने उत्तर दिया, इसको स्टेक होल्डर इनपुट पर ध्यान करके ड्यू कंसिडरेशन के बाद फाइनल पॉलिसी नोटिफाई की जाएगी। नाउ द सेकंड सप्लीमेंट्री, सतरम सिंह सांधू जी। बहुत बहुत धन्यवाद।